जिसमें हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बारे में स्टडी करेंगे। लास्ट लेक्चर तक पोटेंशियल के बारे में काफ़ी कुछ बातें कवर कर चुके हैं। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में काफ़ी कुछ बातें कवर कर चुके हैं। कई सारे पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर क्वेश्चंस भी हम वहाँ पर सॉल्व कर चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस से। यहाँ पर पिछले लेक्चर से कुछ ना कुछ चीज़ें रिलेट की जाती रहेंगी और क्वेश्चंस जो होंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस प्लस लास्ट लेक्चर के जो भी कॉन्सेप्ट्स थे उनसे मिक्स प्रॉब्लम्स पूछी जाएंगी। स्टार्ट करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। देखिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस समझने के लिए केस को स्टडी करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। आप देख सकते हैं आपके सामने इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाया गया है पैरेलल लाइन से। ये जो वर्टिकल लाइन है ये एक प्लेन है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। वर्टिकल लाइन एक प्लेन है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर हैं प्लेन के। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखिए यहाँ पर 3 पॉइंट आप देख लीजिए प्लेन के ऊपर, ए बी और सी 3 पॉइंट्स हैं प्लेन के ऊपर। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन इस केस के ऊपर पूछा गया है, इफ क्यू चार्ज इज मूव फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट, तो फिर हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है। देखिए यहाँ पर प्लेन है और ए पॉइंट से बी पॉइंट अगर हम एक क्यू चार्ज को मूव कराते हैं तो हमने कितना वर्क परफॉर्म किया होगा, ये चीज पूछी जा रही है। पहले तो आप खुद सोचिए कि कितना वर्क परफॉर्म किया होगा और मैं चाहता हूं कि कोई एक आंसर बता दो कि कितना वर्क परफॉर्म किया होगा। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए इसका आंसर? ए से बी तक अगर एक क्यू चार्ज को मूव करा दिया जाए इस प्लेन के ऊपर तो कितना हमने वर्क परफॉर्म किया होगा इन द गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। अगर आप ये चीज बता सकें जो भी आपके दिमाग में आंसर आ रहा हो, ए से बी तक ले जाने में कितना वर्क परफॉर्म किया होगा हमने, ये चीज आपको बतानी है। मैं देखना चाहता हूं किसी के दिमाग में ये चीज आई अभी तक कि नहीं आई। उसके बेसिस पर मैं फिर अपने तरीके से कैसे इस टॉपिक को डील करना है, किस प्रकार से समझाना है, फिर मैं स्टार्ट करूंगा। आपको ऐसे सोचना है, मैं आपको हिंट दे देता हूं। जब हम ए से बी तक एक चार्ज क्यू चार्ज को लेके जाएंगे तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आंसर दिया गया है 0। बिल्कुल सही आंसर है। ए से बी तक अगर हम एक क्यू चार्ज को मूव कराएंगे इस प्लेन के ऊपर तो हमें कोई वर्क परफॉर्म नहीं करना पड़ेगा। उसके पीछे का लॉजिक समझते हैं क्यों ऐसा हुआ। देखिए, ए से बी तक जब हम जा रहे हैं तो हम पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, दैट इज Q इंटू ई, और इस इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन जो होगी वो परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट होगी। डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है ए से बी और जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो कुछ इधर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी। मैं पॉजिटिव चार्ज एज्यूम करके चलता हूं। तो यहां पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो वर्क डन क्या आ जाता है? 0। तो उस वजह से यहां पर ए से बी तक चार्ज को मूव कराने में 0 वर्क डन करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर क्यू चार्ज को हमने बी से सी मूव करा दिया, यहां से यहां तक मूव करा दिया बी से सी, तो भी हमें 0 वर्क डन करना पड़ेगा सेम सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अब देखिए यहां पर 0 निकाल लिया गया। अब आपको पता है वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? ए से बी तक अगर चार्ज को हम लेके गए हैं तो होता है Q इंटू वी बी माइनस वी ए, और वो कितना आ गया है? 0। ऐसा इसलिए आया कि वो फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से हमें एक चीज और समझ में आ गई, Vb माइनस Va 0 होगा। इसका मतलब A और B के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 0 निकल के आ गया। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 आया
तो इससे ये पता चलता है कि ए और बी सेम पोटेंशियल पर हैं। सिमिलर टू दैट दूसरे वाले क्वेश्चन में बी से सी तक लेके जा रहे हैं, तो वर्क डन का फॉर्मूला होगा क्यू वी सी माइनस वी बी, वो भी जीरो है। सिमिलर टू दैट वी सी वी बी के बराबर आ जाएगा और पोटेंशियल डिफरेंस बी और सी के बीच में भी जीरो आएगा। या हम कह सकते हैं वी सी बराबर वी बी हो गया, सी और बी सेम पोटेंशियल पर है, इक्वी पोटेंशियल पर है, 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो अब यहां पर इक्वी पोटेंशियल सरफेस जैसी चीज हम समझना स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, ऑन अ प्लेन एवरी पॉइंट इज एट सेम पोटेंशियल। इस प्लेन के ऊपर, ये जो प्लेन हमने अभी काटा है, ये वाला जो अभी आपको यहां पर दिखाया जा रहा है, ये प्लेन पर सारे पॉइंट्स सेम पोटेंशियल पर होंगे, क्योंकि आप एक क्यू चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में प्लेन के ऊपर कोई आपको काम नहीं करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, फोर्स हमेशा ही परपेंडिकुलर रहेगा, तभी तो आपको काम नहीं करना पड़ा। तो इसका यह मतलब है कि प्रत्येक पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम, क्योंकि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में नो वर्क डन, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, इसका मतलब पॉइंट्स आर एट सेम पोटेंशियल। तो इस चीज को मैं रीड कर देता हूं। On a plane, every point is at same potential or potential difference between any point lying on a plane is zero. Because electric field is perpendicular to plane, such surface is called as equipotential surface. तो ऐसी कोई भी सरफेस जिस पर लाई करने वाले प्रत्येक पॉइंट्स सेम पोटेंशियल पर हो या किन्हीं दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो, मतलब कोई भी दो पॉइंट आप कंसीडर कर लीजिए इक्विपोटेंशियल सरफेस पर, उन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो मिलेगा आपको, या सारे पॉइंट्स सेम पोटेंशियल पर होंगे। वापस से कुछ नोट पॉइंट्स जो अभी हमने सिचुएशन देखी है ऊपर, उससे रिलेटेड। फर्स्ट इज एवरी पॉइंट लाइंग एट इक्विपोटेंशियल सरफेस इज एट सेम पोटेंशियल। सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। जब भी कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी तो उस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा हमेशा ही इलेक्ट्रिक फील्ड। थर्ड, वर्क डन ऑन मूविंग एनी चार्ज अलोंग इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज जीरो, क्योंकि उसके अलोंग जब हम चार्ज को मूव कराएंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स परपेंडिकुलर लगेगा और डिस्प्लेसमेंट फोर्स परपेंडिकुलर, तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। तो आप यहां से अभी इसको कॉपी करना स्टार्ट कर सकते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस से, यहां से इस डायग्राम से। इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर होगी। अगर परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है तो वो इक्विपोटेंशियल सरफेस ही नहीं होगी। तीन बातें याद रखेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस में। फर्स्ट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस पर लाई करने वाले प्रत्येक पॉइंट्स सेम पोटेंशियल पर होते हैं, या
कोई भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है। दूसरा पॉइंट है इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। तीसरा पॉइंट है कि वर्क डन कोई भी चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेस पर कोई भी चार्ज अगर हम मूव कराएं तो उस केस में वर्क डन जीरो आएगा। दो पॉइंट के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो वो दोनों पॉइंट्स सेम पोटेंशियल पर कहलाएंगे। यहां से ये इक्विपोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशन है, इसको लिख लेंगे। फिर उसके बाद तीन नोट पॉइंट्स जो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में जानना जरूरी है वो सारे पॉइंट्स हैं, तो उनको भी कॉपी कर लेंगे। कहीं पर कोई डाउट बनती है तो आप पूछ लेना। वैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, बहुत सिंपल सी बात बोली जा रही है। इसको जल्दी से कॉपी करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशन को। ये तीन नोट पॉइंट्स ये बताते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में क्या क्या पॉइंट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। वो तीनों पॉइंट्स यहाँ पर नोट करके लिखे गए हैं। तो यही तीन पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में। बाकी अभी हम क्वेश्चंस करके देखेंगे तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है। अभी के लिए आप इन तीन पॉइंट्स को समझें बस। चलिए, आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस दिखाई गई है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाई गई है। सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में थीटा एंगल बन रहा है, आपको थीटा कैलकुलेट करना है। तो अभी आपको बताया गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस के। सो यहाँ पर जो एंगल थीटा होगा दैट शुड बी 90 डिग्री। तो बहुत जल्दी से ये क्वेश्चन लिख लेंगे, एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको लिख लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाया गया है, लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में है और कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। फिर एक क्यू चार्ज है जो कि ए पॉइंट पर है और यहां पर एक सरफेस दिख रही होगी आपको, ये प्लेन दिख रहा है, ये आप देख सकते हैं अपने सामने। इस प्लेन से डी डिस्टेंस पर ए पॉइंट पर एक क्यू चार्ज है। अब इस क्यू चार्ज को ए से बी मूव करा दिया गया, जैसे कि दिखाया गया, जिस डायरेक्शन में दिखाया गया उसी डायरेक्शन में ए से बी मूव करा दिया गया और फिर बी से सी मूव करा दिया गया। तो फिर आपको बताना है टोटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या हुआ होगा उस केस में। टोटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बताना है। देखिए ए से बी जब मूव कराया गया होगा तो वर्क डन जो होगा
वो होगा Q इंटू वी बी माइनस वी ए, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, Q इंटू वी बी माइनस वी ए। और वी बी माइनस वी ए को हम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। अब यहाँ पर Q इंटू वी बी माइनस वी ए लिखा है, तो यहाँ पर Q इंटू माइनस ई डी लिख दिया गया। अब देखिए माइनस क्यों आया, माइनस इसलिए आया क्योंकि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स राइट है, तो राइट है इसका मतलब बी पॉइंट का पोटेंशियल कम हो जाएगा ए पॉइंट से, इसलिए वी बी माइनस वी ए नेगेटिव होगा और इसको माइनस ई डी से रिप्रेजेंट कराया गया। पोटेंशियल डिफरेंस का मैग्नीट्यूड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो यहाँ पर माइनस क्यू ई डी आ जाएगा वर्क डन। अगर हम बात करें बी से सी अगर चार्ज को लेके जाएं तो वर्क डन कितना होगा, क्योंकि ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। देखिए ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, दिया तो नहीं है, लेकिन कैसे हमें पता इक्विपोटेंशियल सरफेस है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो परपेंडिकुलर है इस सरफेस के, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इस वजह से ये जो सरफेस है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो बी से सी तक अगर मैं चार्ज को ले जाऊंगा तो वर्क डन 0 आएगा, तो टोटल वर्क डन कितना होगा माइनस क्यू ई डी। तो जल्दी से क्वेश्चन लिख लेंगे, उसके बाद सोल्यूशन लिखेंगे। किसी भी सरफेस पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है तो उसको इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं, कोई भी सरफेस हो। ये क्वेश्चन है, जल्दी से लिखेंगे। तो ए से बी तक का ही वर्क डन हमें मिलेगा और वो प्रॉपरली साइन के साथ लिखेंगे। यहाँ पर जो साइन दिखाया गया है, कई बच्चे इसमें माइनस ई डी नहीं लिखते हैं, सीधे ई डी लिख देते हैं, तो यहाँ पर साइन का इंपॉर्टेंस है, ये आपको देखना पड़ेगा कौन ज्यादा पोटेंशियल पर है और कौन कम पोटेंशियल पर है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आई हो कि साइन कैसे माइनस आ गया या कुछ भी चीज हो गई, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो। ये इसका सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन को कॉपी कर लीजिए। देखिए अपने सामने एक अगला क्वेश्चन, यहां पर एक्स एक्सिस दिखाई गई है, वाई एक्सिस दिखाई गई है, और सामने जो 20 वोल्ट 40 वोल्ट और 60 वोल्ट लिखा गया है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है। ये जो टिल्टेड लाइंस हैं ये इक्विपोटेंशियल सरफेस को रिप्रेजेंट करती हैं, जो कि एक्स एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बनाती है। पहला इक्विपोटेंशियल सरफेस 0,0 से पास होता है, दूसरा वाला 40 वोल्ट वाला 10,0 से पास हो रहा है, और थर्ड वाला 20,0 से पास हो रहा है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं, अब आप देख सकते हैं क्लियरली। 3 इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ 20, 40 एंड 60 वोल्ट एज शोन, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये कंडीशन दिखाई गई है हमें इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की, और हमें बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा। जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें इस प्रकार से इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दिखाई गई होंगी, सबसे पहले आप डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रिडिक्ट करिए। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रिडिक्ट कैसे करेंगे, बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी। तो चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ आपको एक बार। तो अच्छा, इसका डायग्राम भी नीचे दिया है, देखिए ध्यान से। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायग्राम बना लिया गया यहाँ पर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी, तो कुछ इस तरीके से सोच समझ के यहाँ पर डायग्राम बना लिया गया। अब देखिए परपेंडिकुलर लाइन तो हमने बना ली, तीनों के परपेंडिकुलर लाइन ये है, लेकिन इसकी डायरेक्शन कैसे डिफाइन करेंगे कि इधर होगा या इधर होगा। जैसे यहां पर देख पा रहे होंगे आप, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एरो किया गया है। कोई बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे कि इस तरफ भी किया जा सकता था, नीचे की तरफ भी इसका एरो किया जा सकता था। अब देखिए ये ऐसे सोचेंगे,
एक पॉइंट लिखाया गया है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। तो पोटेंशियल किस दिशा में घट रहा है, 60 40 20 इस दिशा में पोटेंशियल घट रहा है, इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। तो इन दो पॉइंट से तो हमको ये पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से ओरिएंटेड होगा इन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के लिए। अब आगे दूसरी जो कहानी स्टार्ट होगी वो ये होगी कि यहां पे 20 वोल्ट वाली और 40 वोल्ट वाली सरफेस पर दो पॉइंट्स मार्क कर लिए मैंने, एक 40 पे x और 20 पर y। और हमें पता है इन दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम लिख सकते हैं E इंटू डी। यहां पर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट मान रखा है हमने। तो x और y के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम लिख देते हैं E इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इनटू इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, x और y के बीच की डिस्टेंस। देखिए जो दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस लेते हैं वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में ही तो है एक्स वाई का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक ही है, तो एक्स वाई की डिस्टेंस हम लिखेंगे यहां पर। वी एक्स माइनस वी वाई कितना है, इन दो पोटेंशियल सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में 20 वोल्ट और 40 वोल्ट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है 20 वोल्ट का, तो यहां पर तो 20 लिख दिया। ई इंटू ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं एक्स वाई। अब देखिए ये कैसे निकालेंगे वो समझते हैं। ये 0,0 है, ये 10,0 है, ये जो डिस्टेंस होगी 0 0 और 10 0 के बीच में वो 10 होगी, और यहां पर ये वाला एंगल आप देख पा रहे हैं 30 डिग्री है। तो अगर ये 10 है तो ये वाला जो साइड है एक्स, ये वाला जो व्हाइट कलर से डॉट डॉट करके दिखाया गया है, ये साइड होगा 10 sin 30। 10 sin 30 की वैल्यू 5 आ जाएगी, और जितना बड़ा ये होगा उतना ही बड़ा एक्स वाई भी होगा। तो यहां पर 10 sin 30 की वैल्यू 5 आ गई, इसका मतलब एक्स वाई की वैल्यू भी 5 आ गई। तो एक्स वाई की वैल्यू 5 रख दी यहां से, और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई 4 न्यूटन पर कूलम या 4 वोल्ट पर मीटर। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और यूनिट है दैट इज वोल्ट पर मीटर, उसको भी आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि हम पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट में लिखते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है E इंटू डी। तो E का फॉर्मूला क्या है, यहां से क्या आ गया V अपॉन डी। तो V इज वोल्ट एंड D इज मीटर, तो वोल्ट पर मीटर में भी इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का यहां से सोल्यूशन है। फिर भी आपको कोई चीज नहीं समझ में आई तो पूछ लेना मेरे से। सबसे पहले आपको डायरेक्शन सोचना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। उसके लिए दो पॉइंट होंगे, पहला तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटना चाहिए, तो सोच समझ के उसका डायरेक्शन मार्क कर देंगे। ये दो पॉइंट से हमें डायरेक्शन पता चल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। उसके बाद हम फॉर्मूला लगा देंगे, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इनटू उन दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। लेकिन ये डिस्टेंस किधर होनी चाहिए, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब डायरेक्टली उन दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, डिस्टेंस का वो कंपोनेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में लाई करेगा उससे मल्टीप्लाई करते हैं, ईडी कॉस थीटा। अगर आपने डायग्राम बना लिया होगा तो यहां से यहां तक लिख लेंगे, तो ई का वैल्यू आ जाएगा 4 न्यूटन पर कूलम। Now next question is, can you predict some equipotential surface on basis of your previous study in electrostatics? देखिए हमने जो चीजें अभी तक पढ़ी हैं उसके बेसिस पर हम कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को प्रिडिक्ट करेंगे। कैसे प्रिडिक्ट करेंगे? पहली चीज तो ये कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ये चीज हम सोच सकते हैं।
ठीक है। जैसे मान लीजिए फर्स्ट जो सरफेस हमने प्रिडिक्ट की दैट इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। अब स्फीयर के, एक सेकेंड मैं इस चीज को प्लॉट कर देता हूं। मान लीजिए एक सेकेंड मान लीजिए एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए इसके सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो परपेंडिकुलर होती है। इसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं? परपेंडिकुलर होती हैं। तो इसका जो सरफेस होगा यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर का, वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। आ गई आपको बात समझ में? तो इस तरीके से तो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, उसका जो सरफेस होगा वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। दूसरा है एनी प्लेन पैरेलल टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन प्लेट। देखिए यहां पर एक यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेट है, इनफाइनाइट प्लेट जो आपको पढ़ाया गया इनफाइनाइट प्लेट, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इस प्रकार से होता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर मैं इसी प्लेट के पैरेलल कोई सरफेस ले लूं थोड़ी डिस्टेंस पर, जैसे मैंने यहां पर ये वाली सरफेस कंसीडर की है, फिर मैंने ये वाली सरफेस कंसीडर की है, फिर ये वाली सरफेस कंसीडर की है, तो इन सब सरफेसेस के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो इनके परपेंडिकुलर होंगी, ऐसे ऐसे होंगी, इस तरीके से। इस पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे परपेंडिकुलर होगी, तो ये सारी सरफेस भी इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएंगी। फिर इस पर भी ऐसे परपेंडिकुलर होगी। ऐसे अगर मैं लेफ्ट में इस इनफाइनाइटली चार्ज्ड प्लेट के लेफ्ट में जाके प्लेन सरफेसेस कंसीडर करूं, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हो जाएंगे इस तरीके से। तो ये अभी भी, ये भी परपेंडिकुलर है, फिर ये भी परपेंडिकुलर है, नहीं? तो इसका मतलब ये जो सारी सरफेसेस मैंने पैरेलल सरफेसेस प्लॉट की हैं, पैरेलल प्लेन्स काटे हैं, ऑल दीज सरफेसेस आर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एक इनफाइनाइटली चार्ज्ड प्लेट है, इनफाइनाइटली चार्ज्ड प्लेट शीट है एक इनफाइनाइटली चार्ज, उसके पैरेलल में जाके कोई भी सरफेस आप कंसीडर कर लो, चाहे लेफ्ट में चाहे राइट में, वो सरफेसेस इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगी। ये सारी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं। अब अगर हम आगे बढ़े तो हमें यह भी पता है कि एक चार्ज्ड स्फीयर के सरफेस पर, सरफेस के प्रत्येक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू बराबर होती है। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर के प्रत्येक पॉइंट पर, सरफेस के प्रत्येक पॉइंट पर पोटेंशियल बराबर होता है, उसकी वैल्यू होती है KQ/R। तो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर का जो सरफेस है वो भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ये ऑलरेडी बात बोली जा चुकी है। और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल इज कॉन्सेंट्रिक रिंग्स सराउंडिंग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सिलेंडर और लॉन्ग वायर। यहां पर एक वायर ले लेते हैं, एक लॉन्ग वायर है और इसको सराउंड करते एक रिंग, ये जो दिख रही है आपको, ये एक रिंग है, फिर ये एक रिंग है, ये कोई भी कॉन्सेंट्रिक रिंग जो वायर को सराउंड करेंगी वो रिंग इक्विपोटेंशियल होंगी, सब पर पोटेंशियल बराबर होगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के जिन्हें आप कॉपी कर सकते हो, यहां से आप कॉपी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन की सहायता से हमने कुछ एग्जांपल्स देखे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के लिए। जो बेसिक फंडा है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का, कोई भी ऐसी सरफेस जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर हो जाए वो सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगी, बाकी और कोई कंडीशन नहीं। अगर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर है तो वो सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगी। सारे एग्जांपल लिख लेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के लिए।
यहाँ पर सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। चाहे तो ऐसे एक एरो बना सकते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस तरीके से हम परपेंडिकुलर। अब इन एग्जांपल्स के बारे में आप घर पर सोचना है ये सब कैसे परपेंडिकुलर है। जैसे यहाँ पर मैं एक बार और आपको समझा सकता हूँ, ध्यान देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इस वायर की वजह से इस पॉइंट पर इस तरीके से होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस वायर की वजह से इस पॉइंट पर इस तरीके से होगा। तो इस पूरी रिंग के प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप देखेंगे तो वो परपेंडिकुलर आएगा। किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखेंगे रिंग से तो वो परपेंडिकुलर दिशा में होगा। तो ये पूरी की पूरी रिंग क्या हो जाएगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगी। सरफेस तो नहीं, इसको हम बोलेंगे इक्विपोटेंशियल रिंग, क्योंकि एक रिंग है, सरफेस तो नहीं बन रही, लेकिन रिंग के प्रत्येक पॉइंट्स सेम पोटेंशियल पर है। तो इस चीज को याद रखेंगे आप। अब वापस से कुछ नोट पॉइंट्स। फर्स्ट नोट पॉइंट इज सरफेस ऑफ कंडक्टर इज ऑलवेज इक्विपोटेंशियल। तो कंडक्टर का सरफेस हमेशा इक्विपोटेंशियल होगा, क्योंकि कंडक्टर के सरफेस पर हमेशा ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं। ये एक प्रॉपर्टी है कंडक्टर की जिन्हें आप याद रख सकते हैं। वही सेकंड पॉइंट में भी लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस ऑफ कंडक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो इसी वजह से सरफेस ऑफ कंडक्टर इज ऑलवेज इक्विपोटेंशियल। तो ये दोनों नोट पॉइंट लिखेंगे। कंडक्टर की सरफेस हमेशा ही इक्विपोटेंशियल होगी, पहली बात। दूसरी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस ऑफ कंडक्टर पर परपेंडिकुलर होता है हमेशा, इसीलिए तो वो इक्विपोटेंशियल है। या वाइस वर्सा, इक्विपोटेंशियल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा कंडक्टर की सरफेस पर। यहां पर कंडक्टर की सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को भी दिखाया गया है, आप इसको देख सकते हैं, परपेंडिकुलर है। एक क्वेश्चन कंसीडर कर लेते। आज के लेक्चर और प्रीवियस लेक्चर के बेसिस पर एक क्वेश्चन कंसीडर कर रहे हैं। देखेंगे क्वेश्चन, आप लिखना भी स्टार्ट कर सकते हैं, मैं साइमल्टेनियसली समझा रहा हूं यहां पर। अ स्मॉल पार्टिकल ऑफ चार्ज Q is displaced from the center of uniformly charged solid sphere of radius capital R and charge capital Q to outside point at a distance r from the surface of the sphere. Find work required in this process. तो ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक सॉलिड स्फेयर है और उसके सेंटर पर एक स्मॉल क्यू चार्ज लाई कर रहा है। उस स्मॉल क्यू चार्ज को डिस्प्लेस करके हम बाहर ले आते हैं सच दैट कि वो बाहर वाला पॉइंट सरफेस से कैपिटल आर डिस्टेंस पर है। तो क्यू चार्ज को, स्मॉल क्यू चार्ज को ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक लाने में कुछ हमने काम किया होगा, वो काम आपको बताना है। और इस स्फेयर के ऊपर जो चार्ज है दैट इज कैपिटल क्यू, और इसका स्फेयर है, इसका रेडियस है इस स्फेयर का कैपिटल आर। तो हमने कितना काम किया है ये हमसे पूछा गया। तो फॉर्मूला लगाएंगे, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक क्यू चार्ज को अगर हम मूव कराते हैं तो वर्क डन होता है Q इंटू वी बी माइनस वी ए। वो फॉर्मूला लगा दिया। वी बी लिखना है, बी पॉइंट का पोटेंशियल लिखना है। तो बी पॉइंट बाहर लाई कर रहा है स्फेयर के, तो बाहर के पॉइंट पर अगर हम पोटेंशियल लिखना चाहते हैं दैट इज के क्यू बाई आर।
ठीक है। तो लेकिन ये r जो है ये सेंटर से ली जाएगी डिस्टेंस, तो r प्लस r 2r, ये समझ में आ गया आपको। ये तो फॉर्मूला है ना, के क्यू बाई आर, स्मॉल r था, फॉर्मूला क्या होता था, के क्यू बाई स्मॉल r, ये फॉर्मूला होता था बाहर के पॉइंट पर। तो स्मॉल r की वैल्यू सेंटर से नापी जाएगी, तो सेंटर से b पॉइंट की डिस्टेंस है 2r। तो यहां पर फॉर्मूला लगा दिया हमने, के क्यू बाई 2r, यहां पर vb लिख दिया। अब ए पॉइंट सॉलिड स्फीयर के केस में सेंटर का जो पोटेंशियल होता है दैट इज 3k/2r, याद करने को सजेस्ट किया गया है। तो वहां से तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया सेंटर वाले पॉइंट का पोटेंशियल। फिर अगर यहां पर कैलकुलेशन आप करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा -kq/r। ये आपको क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। क्यू चार्ज को ए से बी तक डिस्प्लेस करने में किया गया काम क्या होगा, q इंटू वी बी माइनस वी ए। एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को समझते हैं, समझते समझते चाहे तो आप लिख भी सकते हैं। क्वेश्चन बोलता है n स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज चार्ज टू अ पोटेंशियल v ईच। n स्मॉल ड्रॉप्स सेम साइज की हैं, उसको v पोटेंशियल से चार्ज कर दिया गया है। इफ दीज ड्रॉप्स कोलैप्स टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप देन फाइंड द पोटेंशियल ऑफ दिस सिंगल ड्रॉप। देखिए क्वेश्चन ये है कि n छोटी छोटी ड्रॉप्स हैं, उसको चार्ज कर दिया है और प्रत्येक ड्रॉप्स का पोटेंशियल है v। अब सारी ड्रॉप्स मिलके एक बड़ी ड्रॉप बन जाएंगी, तो उस बड़ी ड्रॉप का पोटेंशियल कितना होगा, ये पूछा गया हमसे यहां पर क्वेश्चन में। तो हमें पता है, देखिए जब भी ड्रॉप्स का पोटेंशियल पूछ रहा है, जब भी स्फीयर का पोटेंशियल पूछेगा ना, तो हम सरफेस का पोटेंशियल बताएंगे। स्फीयर का पोटेंशियल बोलने का मतलब है उसकी सरफेस का पोटेंशियल। तो मान लिया छोटी वाली ड्रॉप जो है उसका रेडियस स्मॉल आर है और उसको हमने क्यू चार्ज कर दिया, जो स्मॉल ड्रॉप है, तो उसका पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू बाई स्मॉल आर। स्मॉल आर उसका रेडियस है। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम ऐसे क्वेश्चन में वॉल्यूम कंजर्वेशन करते हैं। कई सारी छोटी छोटी ड्रॉप्स मिला के अगर हम बड़ी ड्रॉप का फॉर्मेशन करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन में हम वॉल्यूम कंजर्वेशन सबसे पहले करते हैं। तो इससे हमें छोटी वाली ड्रॉप और बड़ी वाली ड्रॉप के बीच में रेडियस का रिलेशन क्या है वो मिल जाएगा। तो कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम यहां पर कर दिया। n छोटी ड्रॉप्स का वॉल्यूम होगा n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब और बड़ी ड्रॉप का वॉल्यूम है 4/3 पाई इंटू कैपिटल आर क्यूब। कैपिटल आर बड़ी वाली ड्रॉप का रेडियस मान लिया है। यहां से आप 4π/3 कट कर देंगे और आपको बड़ी वाली ड्रॉप का रेडियस मिल जाएगा, दैट इज छोटी वाली ड्रॉप का रेडियस इंटू n की पावर 1/3। ये चीज हमको
मिल चुकी है। अब बड़ी वाली ड्रॉप का पोटेंशियल कितना होगा? बड़ी वाली ड्रॉप के ऊपर टोटल चार्ज मान लीजिए कैपिटल क्यू है और उसका रेडियस हमने ऑलरेडी माना हुआ है कैपिटल आर, तो अब उसका पोटेंशियल होगा के कैपिटल क्यू बाई कैपिटल आर। और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आप समझ सकते हैं, अगर एक ड्रॉप छोटी वाली ड्रॉप पर क्यू चार्ज है और एन ड्रॉप्स हैं तो टोटल चार्ज हमारे पास कितना था? एन क्यू। तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बड़ी वाली ड्रॉप पर टोटल चार्ज जो कैपिटल क्यू होगा उसको हम एन क्यू लिख सकते हैं। और कैपिटल आर की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं यहां से, तो कैपिटल आर की वैल्यू को यहां पर सब्सटीट्यूट कर देंगे और यहां से आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। आंसर कुछ इतना आ जाएगा, एन की पावर 2/3 इंटू के क्यू बाई आर। वी नो के क्यू बाई आर बराबर वी है, ये तो क्वेश्चन में ही दिया है कि छोटी वाली ड्रॉप का जो पोटेंशियल है वो वी है, तो यहां पर जो आंसर आएगा दैट शुड बी एन की पावर 2/3 इंटू वी, ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ये तो मैंने समझा दिया है, बारी आपकी लिखने की है, बहुत जल्दी से आप लिख सकते हैं इस चीज को। अभी लिखते लिखते भी समझ लिया करो, तो जो पॉइंट शायद मैंने बोले जब तब आपको नहीं समझ में आया वो लिखने के दौरान आपको समझ में आ जाएंगे। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पे सबसे पहले हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि वॉल्यूम कंजर्वेशन करना है। वॉल्यूम कंजर्वेशन करने से बड़ी वाली ड्रॉप और छोटी वाली ड्रॉप के बीच में रेडियस वाला रिलेशन आ जाएगा। चलिए मैं इसको ऊपर स्क्रॉल कर देता हूं, आपका मन करे तो आप आंसर लिख लेना और बाद में इस क्वेश्चन को री अटेम्प्ट कर लेना खुद से। आंसर इज n की पावर 2/3 इंटू वी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला क्वेश्चन समझते हैं। अ बुलेट ऑफ मास स्मॉल m एंड चार्ज प्लस q इज फायर्ड टुवर्ड्स अ सॉलिड यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R। तो यहां पर एक बुलेट है जिसका मास स्मॉल m है और चार्ज प्लस q है, उसको फायर किया गया एक चार्ज्ड स्फीयर की तरफ जिसका रेडियस दिया है कैपिटल R और इसका भी चार्ज प्लस q है, तो दोनों का चार्ज प्लस q है। इफ इट स्ट्राइक्स द सरफेस विद स्पीड u, ये जब सरफेस को हिट करता है तो उस समय जो स्पीड है बुलेट की वो है u। Find the minimum value of u for which bullet can penetrate the sphere, neglect all friction and resistance force in the bullet except electric field। तो आपको देखिए, आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। जब वो स्ट्राइक कर रहा है, वो हिट कर रहा है स्फीयर को बुलेट, तो उस समय उसकी स्पीड है u। कम से कम u की वैल्यू क्या हो कि बुलेट पेनिट्रेट कर जाए स्फीयर को, मतलब आर पार कर जाए स्फीयर को। चलिए स्टार्ट करते हैं समझना। देखिए यहां पर एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, जब ये बुलेट यहां से लेके सेंटर की तरफ जा रहा होगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा इस चीज को। मान लीजिए ये यहां पर आया और इसने पेनिट्रेट पहली बार किया, ठीक है। पेनिट्रेट करने का मतलब होगा कि स्फीयर के आर पार चला गया, ठीक है। मान लीजिए पहली बार ये एंट्री लेता है, तो जब ये यहां पर पहुंचेगा ना, तो इस स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उस समय इधर होगा, मतलब बुलेट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो किधर लगेगा, इधर लगेगा, ठीक है।
तो इसकी वजह से बुलेट के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो भी इधर ही लगेगा। और जब ये एंट्री ले रहा होगा और जैसे एंट्री लेके सेंटर तक पहुंच रहा होगा, उस समय तक स्फेयर का इलेक्ट्रिक फील्ड इसको अपोज करेगा, इसको दूर भगाने की कोशिश करेगा। लेकिन मान लीजिए अगर ये सेंटर पार कर गया और यहां पहुंच गया, सेंटर पार करके थोड़ा आगे पहुंच गया, फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस स्फेयर का इस बुलेट के ऊपर वो इस दिशा में होगा। फिर ये देखिए, फिर इसका मतलब क्या है, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो फोर्स बुलेट पर इधर ही लग रहा है, इसका मतलब बुलेट इधर जाने की कोशिश करेगी। अब बुलेट के मोशन को सपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा स्फेयर का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें कम से कम की दिशा में, हमें कम से कम की दशा में बुलेट को सेंटर तक पहुंचा देना है। अगर वो सेंटर तक पहुंच गया उसके बाद तो स्फेयर का ही इलेक्ट्रिक फील्ड उसको भगा देगा। बात समझे? तो आपको मिनिमम स्पीड निकालने के लिए आपको करना क्या है, आपको इस बुलेट को सेंटर तक पहुंचाना है, सी पॉइंट तक पहुंचाना है। तो यहां पर स्टार्ट करते हैं समझना। बुलेट विल पेनिट्रेट द स्फेयर इफ इट जस्ट रीचेस सी, सी मतलब सेंटर, एज राइट ऑफ सी, सी के राइट में इलेक्ट्रिक फील्ड विल सपोर्ट टू पेनिट्रेट। फिर हम इसके बाद ये जो इक्वेशन लिखी गई है ये एनर्जी कंजर्वेशन से इक्वेशन आई है। इनिशियली काइनेटिक एनर्जी, जब वो स्फेयर के सरफेस को स्ट्राइक कर रहा है तो उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mu स्क्वायर, ओके। उस समय जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, अब एक बड़ी बॉडी है और एक पॉइंट चार्ज है, तो बड़ी बॉडी और पॉइंट चार्ज सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो हम कैसे निकालते हैं, बड़ी बॉडी की वजह से पोटेंशियल इंटू छोटा वाला चार्ज पॉइंट चार्ज। तो Q इंटू बड़ी बॉडी का जो पोटेंशियल सरफेस पर होगा वो होगा KQ अपॉन कैपिटल R इज इक्वल्स टू ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो सी पॉइंट पर जो काइनेटिक एनर्जी है उसको जीरो कर देते हैं क्योंकि मिनिमम वेलोसिटी चाहिए ना, हमको सी पॉइंट तक उसको पहुंचा देना है, बस इतना ही काम करना है। फिर जैसे सी पॉइंट पर पहुंचेगा उसके बाद जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो पॉइंट चार्ज इनटू स्फीयर का जो पोटेंशियल होता है सेंटर पर वो होता है 3kq/2r। तो ये हमने यहां पर लिख दिया 3kq/2r और यहां पर जीरो लिख दिया। इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे हाफ mu स्क्वायर और ये 3kq/2r इंटू क्यू, ये जो इक्वेशन अगर सॉल्व करेंगे तो हमें यहां से u की वैल्यू मिल जाएगी और u की वैल्यू जो हमें फाइनली मिलेगी वो ये मिलेगी। ठीक है, तो इक्वेशन को सॉल्व आप कर लेना। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो यहां से आप क्वेश्चन लिख लो, इस क्वेश्चन को लिखो, उसका डायग्राम बनाओ। तुम्हारे उधर इंटरनेट सही नहीं आ रहा है क्या? कभी कभी एक साथ बहुत 5-6 आ जाएंगे, कभी एक साथ 1-2 हो जाते हैं। यहाँ पे तो सही चल रहा है इस समय, स्ट्रीम तो सही हो रही है आज। जल्दी से लिख लो क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहीं पर डाउट हो तो पूछ लेना। ये बीच बीच में रुक जाता है क्या तुम्हारा, स्ट्रीम रुक जाता है? तुम बच्चों से पूछ रहा हूं मैं, ये बीच बीच में रुक जाता है मतलब बफर करने लगता है, ऐसा होता है क्या? मुझे समझ में नहीं आता एक्चुअली, कभी 7-8 हो जाएंगे, कभी एकदम से बहुत कम हो जाते हैं। तो मुझे लगता है ऐसा कि बीच में रुक जाता होगा, बफर करता होगा, कुछ ऐसा कर रहा होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन लिख चुके हो तो सोल्यूशन यहां से कॉपी करो। अच्छा चलो, अच्छी बात है, नहीं रुकता तो। इसका सोल्यूशन लिख लो अब।
अब मैं सोच रहा हूँ कल से ये खाली लाइव ही रहेगा, इसके बाद ये जो वीडियो पब्लिश होती है इसको हटा दूंगा। बहुत सारे बच्चों का डिसिप्लिन बहुत तगड़ा खराब हो गया है, ज़बरदस्त तरीके से, इस वजह से। तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइव ही रखेंगे बस, फिर इसके बाद इस वीडियो को डिलीट कर दूंगा तुरंत यूट्यूब से कल से। इस वजह से मुझे लगता है काफ़ी बच्चे डिसिप्लिन अटेन करेंगे अपने अंदर। डिसिप्लिन की कमी दिख रही है मुझे। इसका आंसर तक लिख लेंगे, u इज इक्वल्स टू रूट ओवर के क्यू स्क्वायर अपॉन एम आर। ये इसका फाइनल आंसर आ रहा है। अब तुम ये बताओ, तुम में से कौन सपोर्ट करते हो इस स्टेटमेंट को कि मुझे ये वीडियो डिलीट कर देना चाहिए लाइव होने के बाद? किसी को अगर ये चीज बढ़िया नहीं लग रही हो तो बोल देना कि मैं ऐसा नहीं करूं। मुझे ऐसा लगता है इससे बाकी बच्चों में डिसिप्लिन आएगा। बहुत डिसिप्लिन की कमी हो सकती है कई लोगों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू आइसोलेटेड अच्छा ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं उसके बाद देखते हैं बात। टू आइसोलेटेड चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियाई r1 एंड r2 प्रोड्यूस द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द सरफेसेस, फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन देयर सरफेसेस। देखिए क्वेश्चन ये बोला है, दो आइसोलेटेड चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर हैं r1 और r2 रेडियस के, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं नियर द सरफेसेस, मतलब सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है उनके। रेशियो बताना उनके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ऑन सरफेसेस। तो अब देखिए, मान लीजिए कि पहले वाले पर चार्ज q1 है जिसका रेडियस r1 है, और दूसरे वाले स्फीयर पर चार्ज q2 है उसका रेडियस r2 है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? KQ बाई आर स्क्वायर, है ना। सरफेस पर तो KQ बाई रेडियस का स्क्वायर, तो KQ1 बाई R1 का स्क्वायर हो जाएगा, और दूसरे वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड KQ2 बाई R2 का स्क्वायर हो जाएगा, और दोनों बराबर है, ये बोला गया है। तो यहां से मैंने Q1 अपॉन Q2 निकाल लिया, Q1 और Q2 का रेशियो आ गया मेरा, ये Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल्स टू R1 बाई R2 का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब यहां से मेरे को V1 बाई V2 चाहिए, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन देयर सरफेसेस, सरफेसेस पर पोटेंशियल डिफरेंस का, सॉरी पोटेंशियल का रेशियो चाहिए, मतलब V1 बाई V2 चाहिए। तो V1 को मैं कितना लिख सकता हूं सरफेस पर, KQ1 बाई R1, और V2 को KQ2 बाई R2। तो इसका रेशियो मैंने निकाला तो मुझे मिल गया Q1 बाई Q2 इंटू R2 बाई R1, और Q1 बाई Q2 की वैल्यू मैंने यहां से निकाली हुई है R1 बाई R2 का होल स्क्वायर। तो Q1 बाई Q2 का वैल्यू है R1 बाई R2 का होल स्क्वायर, यहां पर सब्स्टिट्यूट करोगे तो मैं फाइनल आंसर मिल जाएगा R1 बाई R2।
ये फाइनल आंसर। इतना ठीक है। तो आज के लेक्चर को यहाँ पे करते हैं ख़त्म। फिर से वही चीज़ कि आप इन चीज़ों का रिवीजन जारी रखें। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑलमोस्ट खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हम डाइपोल स्टार्ट करेंगे। तो डाइपोल एक छोटा सा टॉपिक है जो शायद एक या ज़्यादा से ज़्यादा 2 लेक्चर लगे। डाइपोल, उसके बाद बहुत छोटे छोटे 2-3 टॉपिक बचे हैं, वो खत्म हो जाएंगे और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिर पूरा खत्म हो जाएगा। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म हो जाएगा, 2 चैप्टर कंप्लीटली खत्म हो जाएंगे हमारे एनसीईआरटी बुक के। फर्स्ट 2 चैप्टर खत्म हो जाएंगे। चलिए तो खत्म करते हैं स्ट्रीम को। Lecture is complete now. Thank you for watching this lecture.